हेलो बच्चों, आज जो टॉपिक हम आपसे शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन में मैं आपसे सबसे पहले बातें करने वाला हूं अबाउट वेपर प्रेशर के बारे में। सॉल्यूशन की सारी क्लासेस आपकी लेक्चर वाइज आती चली जाएंगी और आप इन्हें देखते रहिएगा। बीच में हम इन्हें प्रॉब्लम्स शीट के साथ भी आपको प्रॉब्लम्स भी देंगे इसमें करने के लिए। और इट्स जस्ट अबाउट कि अगर आप ये सारी क्लासेस को देख लेते हो तो ये श्योर हो जाएगा कि आप सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हो। बीच में मैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा और कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। हम बातें करने वाले हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले एक हेडिंग के ऊपर वेपर प्रेशर के बारे में कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है और इसे डिफाइन कैसे किया जाता है। वेपर प्रेशर को समझने के लिए एक बहुत बेसिक बात क्लियर करते हैं कि आइए मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है। उस कंटेनर में हमने किसी लिक्विड को फिलअप कर दिया है। लिक्विड कैसा होना चाहिए? जो लिक्विड हमने लिया हुआ है वो लिक्विड नेचर में वॉलेटाइल होना चाहिए। वॉलेटाइल का मतलब होता है कोई ऐसा लिक्विड जिसकी वेपर बन सकती हो, यानी जो भी लिक्विड वेपर बना सकता है हम उस लिक्विड को वॉलेटाइल लिक्विड बोल सकते हैं। तो वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है कोई ऐसा लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो सकता हो। जैसे एक एग्जाम्पल आसान सा ले लेते हैं, H2O। हमने वाटर को इसमें फिलअप कर दिया। अब बात उठती है कि वाटर को अगर आप इसको रखते हो गिवन टेम्परेचर पे, मान लो आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इस वाटर को फिलअप करके रख दिया, तो बताइए क्या होगा? क्या इसकी वेपर बनेगी या नहीं बनेगी? बहुत सारा बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर बननी चाहिए या नहीं, तो वो एक ही माइंड सेट करते हैं और वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल हो जाता है, इसका मतलब वेपर बनेगी, लेकिन 100 डिग्री पर, 25 पर नहीं बनेगी। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा बेटे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ बॉइलिंग पॉइंट, इज अ डिफरेंट फिनोमिनॉन। एक फिनोमिनॉन जो चलता है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज जस्ट अ सरफेस प्रोसेस। ये सरफेस पे होने वाला प्रोसेस है, यानी कि जो लिक्विड सरफेस पर हमारे पास है ये लिक्विड लगातार वेपर में कन्वर्ट होता है बाय अ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो वेपर प्रेशर को आपको जो रिलेट करवा रहा हूं मैं इवेपोरेशन टर्म से क्लियर कर रहा हूं। मान लेते हैं हमने वाटर ले लिया और हमने एक उस वाटर की वेपर को ले लिया। जिस पॉइंट पर वाटर क्या हो रहा होगा? इवेपोरेट हो रहा होगा, यानी इवेपोरेशन हो रहा होगा। उसी समय एक और प्रोसेस भी होता है जिसे आप कंडेंसेशन कहते हो। कंडेंसेशन का मतलब जो वेपर पार्टिकल्स यहां पे फॉर्म हो रहे होंगे ना, वो वेपर पार्टिकल्स वापस लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट हो रहे होंगे, यानी दो प्रोसेस एक साथ चल रहे होंगे। The one process is called evaporation and one is called condensation. अब इसी पॉइंट को समझते हैं कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 पार्टिकल वाटर के वेपर में कन्वर्ट हो गए। इस जस्ट हमने कंसीडर कर रहे हैं एक बेसिक बात समझने के लिए कि 100 वाटर के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हुए, तो हमने कहा कि 100 वेपर यहां फॉर्म हो गई होगी। जैसे यहां 100 वेपर के पार्टिकल बने, एक प्रोसेस रिवर्स हुआ, कंडेंसेशन। हाँ, कंडेंसेशन अभी बहुत कम हो सकता है क्योंकि बहुत कम हमारे पास वेपर है। मान लो 10 पार्टिकल कंडेंस हो गए। सेम टेम्परेचर पे इवेपोरेशन टेम्परेचर डिपेंडिंग होती है, यानी कहने का मतलब है कि जो इवेपोरेशन होगी उसकी रेट किस पर डिपेंड कर रही होगी? टेम्परेचर पे होगा। टेम्परेचर फिक्स है तो इवेपोरेशन रेट उतनी ही रही, फिर से 100 पार्टिकल चले गए। लेकिन इस बारी रिवर्स कंडेंसेशन की रेट क्या हो जाएगी? 100 में से 10 वापस आ गए, 100 और चले गए, अमाउंट 190 हो गया। यानी पहले से वेपर का अमाउंट क्या हो गया? बढ़ गया। और यदि वेपर का अमाउंट बढ़ गया, इसका मतलब चांस ऑफ कंडेंसेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। मान लिया 20 हो गया। अगली बार क्या होगा? सेम, फिर से 100 पार्टिकल गए, द नंबर बिकम्स 270। तो आपको यह बात तो समझ आ रही होगी कि कंडेंसेशन रेट फिर से बढ़ेगा, इवेपोरेशन फिर से 100, कंडेंसेशन फिर से बढ़ेगा, लगातार प्रोसेस होता चला जाएगा और एक ऐसी कंडीशन फॉर्म हो जाएगी कि इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाए।
at the time when the equilibrium established in between liquid and its vapor, उस पॉइंट पर हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर होता क्या है? तो वेपर प्रेशर इज जस्ट द प्रेशर exerted by the vapor on the surface of liquid at the time when the equilibrium established in between liquid and its vapor at constant temperature। तो वेपर प्रेशर आपको डिफाइन करके दिया गया है। क्या? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। कौन सा प्रेशर? जो वेपर एक्सर्ट करेगी। किस पर? लिक्विड के सरफेस पर। कब? जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा किसके बीच में? लिक्विड और उसकी वेपर के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक कंटेनर था, उस कंटेनर में आपने वाटर लिया हुआ था, वाटर और वेपर के बीच में क्या हो गया था? एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया था। और अगर ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया था इसका मतलब कि अब वेपर का अमाउंट फिक्स हो गया। आपके माइंड में चल रहा होगा कि यार वेपर यहां पर है तो ये वेपर यहां से चली क्यों नहीं जाती? तो इस समय इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि एक और प्रेशर भी है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो क्या कर रहा है? वो इस वेपर को यहां से अलग नहीं होने दे रहा। तो जो वेपर इस सरफेस पर कलेक्ट होकर आपको मिल रही है, इस वेपर का काम क्या है? ये वेपर इस लिक्विड के सरफेस पर इसके अलावा हर जगह प्रेशर लगा रही होगी, लेकिन जो लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा होगा ड्यू टू दिस वेपर इज टर्म्ड एज वेपर प्रेशर। तो नॉर्मल बात अगर मैं आपसे कहूं वेपर प्रेशर क्या है, तो वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है किसी वोलेटाइल कंपोनेंट की। कोई भी वोलेटाइल कंपोनेंट अगर आपके पास है, मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और उस वेपर प्रेशर को देख के आप ये समझ सकते हो कि वो कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है या कम वोलेटाइल है। जैसे एक एग्जांपल में मैं आपसे बात करूं कि दो कंपोनेंट ले लेते हैं ए एंड बी। ए का वेपर प्रेशर मैंने बताया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने मेंशन किया 300 mmHg मरकरी, और बी का वेपर प्रेशर बताया गया 250 mmHg। मैंने कहा बताइए इन दोनों में किसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा है? तो जब आपने देखा तो सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा है। वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब, वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब वेपर क्या होगी? ज्यादा होगी। और वेपर कब ज्यादा होगी? जब वो ज्यादा वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। और जो ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होता है दैट कंपोनेंट इज व्हाट? मोर वोलेटाइल। इसका मतलब जो 300 mmHg प्रेशर लगा रहा है वो क्या होगा? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा। तो ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट हो गया और ये लेस वोलेटाइल कंपोनेंट हो गया। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जो वेपर प्रेशर है वो किन बातों पे डिपेंड करता है, तो आप बताओगे कि पहला फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है? तो अभी मैंने बताया पॉइंट क्या था? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उनके बीच में लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कैसा हो? वीक होना चाहिए। तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट अगर आपके पास है, इसका मतलब उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है? वीक है। तो वो कंपोनेंट क्या कहलाएगा? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट शो व्हाट? मोर वेपर प्रेशर। तो जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट हमारे पास है, जो वोलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा है, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, वो क्या शो करता है? वो ज्यादा वेपर प्रेशर शो करता है। दैट इज अ सिंपल बेसिक थिंग अबाउट नेचर ऑफ लिक्विड। इसी नेचर ऑफ लिक्विड को अगर मैं आपको समझाने जाऊं कि चलिए आइए एक दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि क्या एग्जाम्पल होगा। मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, मैंने आपको दिया CH3 CH2 O CH2 CH3 IUPAC नेम। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? ये भी मिथाइल है, ये भी एथाइल है, ये भी एथाइल है। आप लिख सकते हो एथाइल। दो लगे हुए हैं तो कॉमन नेम लिखोगे डायथाइल ईथर।
और अगर आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, आप नाम लिख सकते हो इथॉक्सी इथेन। दूसरा कंपोनेंट मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 CH2OH, कंपाउंड का नाम ब्यूटेन 1-ऑल। एक ईथर है और एक अल्कोहल है। अगर दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों में 4 कार्बन है। 3 5 7 10 3 5 7 9 10 सब में 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। यानी ये दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग हो गए हैं, तो आपको मे बी 11 की बातें याद हो, इन्हें फंक्शनल आइसोमर्स कहा जाता है। क्वेश्चन आ गया कि बताओ डाइथाइल ईथर और ब्यूटेन 1-ऑल में किसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा या गिवन टेम्परेचर पे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वो कैसे पता लगाएं। तो आप कहोगे कि मुझे ये बात मालूम है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है। अब इन पार्टिकल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताया गया वो क्या है, तो डाइथाइल ईथर और ब्यूटेन 1-ऑल के बीच में अगर मैं बात करूं तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे डाइथाइल ईथर जो है वो इस तरीके का मॉलिक्यूल है, यानी ये पोलर मॉलिक्यूल है। और एक पोलर मॉलिक्यूल और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के बीच में यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वैसे ही एक दूसरा ईथर का मॉलिक्यूल होगा और इन दोनों ईथर के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा डाइपोल डाइपोल टाइप। मतलब इसका पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऐसे इंटरेक्शन को हम डाइपोल डाइपोल टाइप इंटरेक्शन कहते हैं। और दूसरा जो हमारे पास सिस्टम है वो क्या है, ये है अल्कोहल और इसमें प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्यों नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों में ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मालूम होनी चाहिए। फोन जनरली आप सबके पास है और आप देख भी शायद इसी में रहे हो, लेकिन ये वो वाला फोन नहीं, ये है 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला फोन। अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की लिंकेज होती है तो सिस्टम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो यहां पे है ना ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, दैट मीन्स इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है कंपेयर टू व्हाट, डाइपोल डाइपोल टाइप इंटरेक्शन। तो कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं अगर आपसे पूछूं क्वेश्चन में, अब बताओ मुझे कि इन दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो आप सोच सकते हो ना कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो आप कहोगे डाइथाइल ईथर और ब्यूटेन 1-ऑल में मेरा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मैं नहीं बता रहा। अब आप मुझे इसे कमेंट में लिख के देंगे कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। कुछ बातें जो समझनी थी वो मैं बता चुका हूं आपको। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल पे अगर आप बात करोगे तो हमने इसी एग्जाम्पल में जरा सा चेंज कर दिया। मैंने कहा मैंने मेथाइल अल्कोहल ले लिया, एथाइल अल्कोहल ले लिया और प्रोपेनॉल ले लिया। मैंने कहा बताओ इन तीनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। फिर वही बात, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखेंगे। लेकिन तीनों में ही OH OH है तो आप कहोगे यार तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सेम है तो फोर्सेस तो सेम हो जाने चाहिए। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम नहीं है ना। इस मॉलिक्यूल का साइज क्या है, बड़ा है। और जब मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है तो एक और फोर्स भी पाया जाता है जो कि नॉर्मल फोर्स वॉन डर वाल फोर्स होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, साइज पर। वॉन डर वाल फोर्स हर मॉलिक्यूल में पाया जाता है, वो पोलर है या नॉन पोलर जो भी है। तो एक एडिशनल फोर्स वॉन डर वाल फोर्स सब में पाया जाता है। तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सेम हो गई, लेकिन वॉन डर वाल फोर्स तीनों का सेम नहीं है। वॉन डर वाल साइज पे डिपेंडिंग है। और सबसे बड़ा साइज किसका है,
3 कार्बन है, ज़्यादा बड़ा साइज है। तो अगर इसका साइज सबसे बड़ा है तो किसका, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या मैं आपसे पूछूं कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम किसका होगा, जो क्या होगा, मोर वॉलेटाइल होगा। और कौन होगा, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे वीक होगा। और उसका एग्जाम्पल आंसर आपको क्या मिलेगा, वो आप रिपोर्ट कर सकते हो CH3OH। क्लियर है बातें। तो ये पहला फैक्टर था हमारा, कौन सा, नेचर ऑफ लिक्विड पर किस तरीके से वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को। नॉर्मल बात आपसे देखा था, मैंने अभी बताया था कि मान लो आपने जो लिक्विड लिया, हमने उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा, प्रोसेस क्या हो रहा था, इवोपोरेशन। मैंने आपसे कहा इवोपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ये अमाउंट के ऊपर नहीं डिपेंड करता, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर फिक्स है तो इवोपोरेशन रेट भी फिक्स होगी। तो जो लिक्विड पार्टिकल्स सरफेस से वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे, उस प्रोसेस को इवोपोरेशन कहा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, नॉर्मल बात है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वेपर में कन्वर्ट होंगे उनके नंबर भी बढ़ेंगे। यानी आप कह सकते हो कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो होगा क्या, रेट ऑफ इवोपोरेशन भी बढ़ जाएगा। और रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ने का मतलब क्या है, ज़्यादा वेपर फॉर्म होगी। और अगर ज़्यादा वेपर फॉर्म होगी इसका मतलब वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। यानी वेपर प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडिंग होता है। और उसे समझने के लिए एक क्लैपेरॉन इक्वेशन आपके सामने मेंशन की गई है। इक्वेशन में आप देख सकते हो लॉग जो बेस 10 पर बताया गया है। लॉग में जनरली जब कुछ नहीं लिखा जाता तो हम बेस 10 मान लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी शो कर रहा हूं आपको। P2 P1 यहाँ पे वेपर प्रेशर है, P2 वेपर प्रेशर है T2 टेम्परेचर पे, लिख देते हैं। P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट T2 टेम्परेचर। और P1 क्या है, P1 है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट T1 टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर शुड बी पुट इन अ केल्विन। इस डाटा में P2 और P1 तो क्या हो गए, वेपर प्रेशर हो गए। T1 और T2 क्या हो गए, टेम्परेचर, जिसे आपको केल्विन में रखना है। डेल्टा H क्या है, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वो आपको क्वेश्चन में अगर दी है तो आप वैल्यू पुट करोगे उसकी। R क्या है, गैस कांस्टेंट। किसी भी न्यूमेरिकल में बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि वो इस R की वैल्यू को नहीं रख पाते। याद रखिएगा R की वैल्यू डिपेंड करेगी इस डाटा पर। अगर डेल्टा H वेपराइजेशन ना आपको गिवन किया गया है, किस में गिवन किया गया है, जूल के टर्म्स में गिवन किया गया है, तो R की जो वैल्यू आप रखोगे वो 8.3 रखोगे। और यदि आपने क्या किया कि आपको जो डाटा दिया गया वो कैलोरी में गिवन है, तो R की वैल्यू 1.98, जिसे अप्रॉक्स आप 2 लग दो न्यूमेरिकल करते समय, यह हमें हेल्प करेगा। तो बात उठती है कि T1 और T2 टेम्परेचर पे आप वेपर प्रेशर मेजर कर सकते थे। कुछ के माइंड में हो रहा होगा कि चलो ज़्यादा वेपर बन रही है, कम वेपर बन रही है, पता कैसे लगाते हैं। पता लगाने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए इस समय बाहर का जो प्रेशर है वो हमारे पास 300 mmHg है। हमने ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा जहां का प्रेशर 300 mmHg है, हो सकता है 760 होता, कुछ भी हो सकता है प्रेशर। तो आपने एक लिक्विड को ले लिया, जिस लिक्विड को जिसका वेपर प्रेशर आपको पता लगाना है। ये एक इंसुलेशन सिस्टम है, यानी थर्मोस्टेट कह सकते हो, जो इसके टेम्परेचर को चेंज होने नहीं देगा सराउंडिंग से। मतलब मैंने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड रखा और बाहर का टेम्परेचर 30 या 25 डिग्री है, तो ऐसा नहीं होगा कि हीट अंदर से बाहर जा सके या बाहर से अंदर। हमें हीट फिक्स करनी है, इसकी जो टेम्परेचर है उसे फिक्स रखना है। तो एक इंसुलेशन रख दिया गया, और जब आपने 40 डिग्री सेंटीग्रेड या जिस टेम्परेचर पे भी आपने इसको रखा होगा उस टेम्परेचर पे इसकी वेपर बनेगी। और ये जो वेपर बनेगी, ये वेपर इस मरकरी के सरफेस पर एक प्रेशर लगाएगी। सेम यहां पे कौन प्रेशर लगा रहा होगा, ये एयर प्रेशर लगा रही होगी। अगर एयर का प्रेशर ज्यादा होगा तो मरकरी कॉलम यहां नीचे की तरफ जाएगा और ये कॉलम ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर ये प्रेशर ज्यादा है तो
ये कॉलम नीचे की तरफ जाएगा और ये कॉलम ऊपर की तरफ जाएगा। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं HDG के टर्म्स में, हमें वो कैलकुलेशन नहीं करना। ये एक फिजिक्स का टर्म जुड़ गया, HDG इज इट कॉल्ड व्हाट, ये प्रेशर निकालने का तरीका है, हाइट प्रेशर। तो अगर आप इससे प्रेशर निकाल लो कि कितना HDG आ गया, H कितनी हाइट है, डेंसिटी मरकरी की कितनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां क्या था, तो वो प्रेशर अगर ये वैल्यू ज्यादा प्रेशर है तो 300 में से ऐड कर देंगे, और अगर ये वाली प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है, ये नीचे था ये ऊपर था, तो वो माइनस कर देंगे। आपको क्या मिल जाएगा, गिवन टेम्परेचर पे दोनों के वेपर प्रेशर मिल जाएंगे। टेम्परेचर आपको मालूम था, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अगर आपको निकालनी तो निकल जाता क्वेश्चन में। और हो सकता था कि वो आपसे कहता कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना प्रेशर है, बताओ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा, और ये डाटा गिवन हो जाता, तो भी आप प्रॉब्लम को कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात की जाए तो आपके 12th एग्जामिनेशन में इसकी न्यूमेरिकली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस डाटा के ऊपर बात ध्यान रखिएगा। केमिकल काइनेटिक्स में भी ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे कि ये बना कैसे था। तो यहां पर आपको समझना है कि वेपर प्रेशर इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहला नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है। आपने देख लिया वेपर प्रेशर क्या है, समझ आ जाना चाहिए कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या है। एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी कंपोनेंट कैसा होता है, वोलेटाइल होता है, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है, वेपर फॉर्मेशन। और उस वेपर फॉर्मेशन के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है लिक्विड सरफेस के ऊपर उस वेपर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ज़्यादा या वेपर प्रेशर कम, हम उस बात को क्लियर कर सकते हैं कि वो ज़्यादा वोलेटाइल है या कम वोलेटाइल है, और टेम्परेचर किस तरीके से उसे अफेक्ट करता है। लेकिन अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं एक सोल्यूशन के बारे में। चैप्टर ही सोल्यूशन है, तो अब सोल्यूशन को रिलेट करेंगे वेपर प्रेशर से। हमें दो तरीके के सोल्यूशन बनाने हैं। पहला सोल्यूशन जिसमें आप वोलेटाइल लिक्विड में ऐसे कंपोनेंट्स को मिलाओगे जो नॉन वोलेटाइल है, मतलब जिसकी खुद की कोई वेपर नहीं होती। और एक दूसरा सोल्यूशन आपको पढ़ना है जो हम हाईलाइट करने हैं, वो क्या है, वो है कि दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट भी, और आप उन दोनों को मिला दो कि जो दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, तो क्या होगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या कहोगे, चलिए आइए समझते हैं। हमने मान लिया कि मेरे पास एक वोलेटाइल कंपोनेंट A है और मेरे पास एक दूसरा वोलेटाइल कंपोनेंट B है। मेरे पास दो वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट A और वोलेटाइल कंपोनेंट B। वोलेटाइल कंपोनेंट A जो मेरे पास है, अगर आप कहोगे तो वोलेटाइल कंपोनेंट A के कारण क्या हो रहा होगा, आप कहोगे एक वेपर फॉर्म हो रही होगी। तो हमने कहा कि जो वेपर यहां पे फॉर्म हो रही है इस वोलेटाइल कंपोनेंट के कारण, वो वेपर हमने मान ली P0A। What is P0A? P0A is vapor pressure of A in pure state। समझ आता है प्योर स्टेट का मतलब, सिर्फ A है और कुछ है ही नहीं। वैसे ही जब आप B के रिस्पेक्ट में बात करते हो तो B की वेपर भी बन रही होगी, और जब B की वेपर भी बन रही होगी तो B के कारण भी एक प्रेशर लग रहा होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड P0B। तो P0B क्या है, अब ये आपको मालूम है, P0B है वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट। अगर मैं आपसे कहूं कि A का वेपर प्रेशर 300 मिल रहा है, B का 400 मिल रहा है, इसका मतलब तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि B वाला ज्यादा वोलेटाइल होगा, A कम वोलेटाइल होगा। अब हमने इन दोनों को मिक्स करके एक क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। अब इस सॉल्यूशन में कौन से कंपोनेंट मौजूद हैं, A भी और B भी, यानी अब ये प्योर नहीं है। एक बहुत सिंपल सी बात की जाती है, एक क्वेश्चन जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो P0A कितना था 300 mmHg, P0B कितना था 400 mmHg, आपने इन्हें मिक्स कर दिया, बताओ अब जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। मैंने 4 ऑप्शन लिख दिए, जरा सा सोचिए पहले।
जब तक आप सोचोगे तब तक आप ये बात समझ पाओगे कि क्या गलतियां हुई हमसे। मैंने कहा चलो ऑप्शन देते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो मान लो 350 mmHg हो गया, वेपर प्रेशर 700 mmHg हो गया, वेपर प्रेशर 300 mmHg हो गया और वेपर प्रेशर 400 mmHg हो गया। कि इनका वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए। जस्ट पॉज द वीडियो, अपना आंसर सोचो और जब ओपन करो उसे तो फिर सर्च करो कि क्या बातें आप सोच रहे थे, मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए बेटे, वेपर प्रेशर कितना होगा 300 और 400 mmHg को मिलाने पर। आपने कुछ ने 700 सोचा हो, कुछ ने 4 ने, कुछ 300, कुछ 350 कि वेपर प्रेशर 350 होगा। तो वेपर प्रेशर कितना होगा पहले से समझते हैं। मान लिया हमारे पास पूरा का पूरा लिक्विड ए था, ध्यान से समझिएगा बातों को। अगर पूरे सरफेस पर सिर्फ लिक्विड ए होता, हमने बी को नहीं मिलाया होता, तो इस समय जो वेपर बन रही होती वो वेपर कितना प्रेशर लगा रही होती। तो आप कहते कि जो वेपर प्रेशर लगा रही होती ए के कारण वो कितना था 300 mmHg। उस गिवन टेम्परेचर पे इतना प्रेशर आपको मिल रहा होता। लेकिन जब आप इसमें किसको मिलाओगे, बी को मिलाओगे, तब क्या होगा। जैसे ही आपने इसमें बी को मिलाया, क्या पूरा सरफेस ए का एक्सपोज हो पाएगा। आप कहोगे नहीं, कुछ जो सरफेस है अब वो बी के थ्रू भी एक्सपोज होगा क्योंकि सोल्यूशन बनेगा। जैसे ही आपने इसमें मिलाया, मान लो ए की वेपर बन रही थी कुछ इस तरीके से और इनके कहां जो वेपर थी वो 300 mmHg थी। अब जैसे ही आपने इसमें बी को मिलाया, क्या हुआ, यहां पर इन पॉइंट्स पर मान लीजिए बी आ गया, यानी अब ए की वेपर इन पॉइंट से बनना क्या हो गई, बंद हो गई। समझिए बात को। तो क्या वेपर प्रेशर अब जो इस सरफेस पर होगा वो ए का 300 mmHg होगा। तो आप कहोगे कि नहीं, ए की तो वेपर कम बन रही होगी क्योंकि अब सारा सरफेस पर ए नहीं है और इवोपोरेशन सिर्फ सरफेस पार्टिकल्स का ही होता है। इसका मतलब प्रेशर 300 mmHg से कुछ कम हो गया होगा। लेकिन रिप्लेसमेंट किसके थ्रू हुआ, वो हुआ बी पार्टिकल्स के थ्रू। बी पार्टिकल्स कम वॉलेटाइल है या ज्यादा वॉलेटाइल है। आपने देखा 400 ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब अगर बी होगा तो वो ज्यादा प्रेशर बनाएगा ए के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे जो वेपर बनेगी वो क्या बनेगी, जितना वेपर प्रेशर कम हुआ ए के कारण, उससे ज्यादा वेपर प्रेशर बी प्रोड्यूस कर सकता था। मतलब जो टोटल प्रेशर आपको मिलेगा वो 300 से ए के कारण कुछ कम हो जाएगा, लेकिन बी के कारण उससे कुछ ज्यादा बनेगा। यह बात समझनी होगी। इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, आप कहोगे मोर देन 300 हो जाएगा। सोच के देखो, उल्टा करते हैं। सिर्फ हमारे पास मान लो क्या था, हमारे पास बी था, कितना प्रेशर लगा रहा था 400 mmHg, और आपने क्या किया, हमने इसमें किसको मिला दिया, ए को मिला दिया। जब आपने ए को मिलाया तो ए रिप्लेस हो गया, और जो रिप्लेस हुआ वो पार्टिकल्स हुए जो वेपर क्या बनाते थे, कम बनाते थे। तो वेपर प्रेशर अब 400 से क्या हुआ, कुछ कम हो गया। मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर अब आपको मिला वो 400 से कुछ कम मिला। जब पूरा ए था तो 300, जब पूरा बी था तो 400, लेकिन जब आपने ए और बी को मिलाया तो क्या हुआ, तो ना तो 300 से क्या हुआ वेपर प्रेशर, सिर्फ 300 से था तो 300 से बड़ा था, और जब पूरा 400 था तो 400 से कुछ कम हो रहा था। इसका मतलब वेपर प्रेशर 300 और 400 के क्या होगा, बीच में होगा। तो क्या 350 होगा। आप कहोगे कुछ भी हो सकता है इन बिटवीन 300 mmHg टू 400 mmHg, कोई भी प्रेशर हो सकता है। ऑप्शन ढूंढना है इस जस्ट आप कह सकते हो कि एक ट्रिक प्रॉब्लम है कि वो कितना प्रेशर बता रहा है। आप कहोगे कि प्रेशर 300 से 400 के बीच में होगा, आंसर 350 टिक हो गया। इसका मतलब हमारे पास अगर दो वोलेटाइल कंपोनेंट मिलाए जाएंगे तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर अब आपको मिलेगा वो निकालना कैसे है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालना है। अब हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम ये बनी कि हाउ टू कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर।
तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालना है, अब ये हम आपसे बातें करेंगे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। जितनी बातें बताई गई उसे पूरा देखिए, समझिए। जो बातें नहीं समझ आती उसे कमेंट में मेंशन कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। टॉपिक को मैंने काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश की है कि आप उसे समझ सकें। और ये टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे बाय राउल्ट्स लॉ और उसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, वो सारी नेक्स्ट टर्म पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका लाइक हमें हेल्प करता है, हेल्प कि हम अच्छे से अच्छी तरीके से वीडियो, अच्छे से अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएं आपके सामने। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए कि आपको अपने क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। बाकी नेक्स्ट टाइम हम आपसे नेक्स्ट बातें जोड़ेंगे। थैंक यू।